हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं दोबारा आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ लेट अपडेट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। काम का इतना ज़्यादा बर्डन है। कभी कभी रिकॉर्डिंग कर नहीं पाती हूँ, कभी कभी रिकॉर्डिंग करके एडिट नहीं कर पाती। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस स्टोरी में अब काफ़ी ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट आने वाले हैं और ये स्टोरी अब जल्दी ख़त्म भी होने वाली है। तो आई होप कि आप सब मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही जैन भागता हुआ दरवाजे की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो सामने यांजी को देखता है। यांजी को देखने के बाद जैन यांजी को ग्रीट करता है और यांजी भी स्माइल के साथ अपना सर नॉड करती है और फिर वो घर के अंदर चली आती है। जैन यांजी के चेहरे की तरफ देखकर नोटिस करता है कि यांजी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है। तो जो जैन है वो यांजी के लिए ठंडा पानी लेकर आता है और फिर वो यांजी से बैठने के लिए कहता है। फिर जैन उसे कहता है, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी हुआ होगा ना। तो यांजी जवाब में कहती है, आज का जो लेसन था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। लेकिन यांजी कह ही रही होती है, तभी जैन उसे कहता है, लेकिन तुम्हें अभी भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। जैन की बात सुनते ही यांजी जवाब में कहती है, हाँ तुम्हें तो पता ही है मेरे बारे में। ये कहते ही यांजी और जैन ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करते हैं। तभी यांजी और जैन को रियलाइज़ हो जाता है कि वो दोनों पहले की तरह कपल्स की तरह ही बात कर रहे थे। ये महसूस करते ही जो जैन है वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उसके बाद फिर जैन अपने दोनों हाथों को रबिंग करना शुरू करता है। ये देखकर जो यांजी है वो गहरी सांस छोड़ती है। फिर वो जैन से कहती है, जैन बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने इस तरह ऑकवर्ड फील ना करो प्लीज़। तो जैन जवाब में यांजी से कहता है, मैं तो बहुत ही। अभी जैन कह ही रहा होता है, तभी यांजी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, लेकिन तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस विश करती हूँ कि। ये कहते ही यांजी रुक जाती है। फिर वो दोबारा कुछ सेकंड्स लेने के बाद कहती है, तुम्हें पता है जैन, पहले से ज़्यादा अब तुम मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए हो। और तुम तो जानती हो मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं जानती हूँ कि हम लोग अपने प्यार को खुद सेलेक्ट नहीं करते। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। ये कहते ही यांजी की आंखों में दर्द छलकता है और जैन के दिल में थोड़ा बहुत दर्द होता है। फिर यांजी जैन से कहती है, जिस दिन हम पहली बार मिले थे मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था, लेकिन आज कहती हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। हालांकि तुम्हारे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा जख्म भी थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो ऑरा था वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, जिससे कोई भी इंसान तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। इसलिए मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती थी। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें ब्लेसिंग हो गई है। जब तुम कैफ़े के अंदर अपने होंठों पे एक क्यूट सी स्माइल लेकर आ रहे थे उस दिन, तुमने हालांकि पैसे वापस किए, लेकिन मेरा दिल चुरा के ले गए। जैन यांजी को फिर जवाब में कहता है, हमारे पास कितनी सारी मेमोरीज है ना, काफ़ी सारी सरप्राइजिंग और स्वीट सी। ये कहते ही जैन रुक जाता है। फिर वो दोबारा कहता है, काफ़ी सारे हम लोगों ने तकलीफ़ें एक साथ ज़िंदगी की देखी और उन तकलीफ़ों का सामना भी एक साथ किया, लेकिन मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ मैंने गंदा कर दिया अपनी गंदी फीलिंग्स की वजह से। मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। तो यांजी जवाब में फिर जैन से कहती है, क्या तुम क्यूरियस हो या तुम सोच रहे होगे कि। ये कहते ही यांजी रुक जाती है। कुछ देर शांत होने के बाद फिर यांजी दोबारा कहती है, क्या तुम्हें मैं बेचारी लगती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अभी भी तुम्हारे बगल में हूँ, कि मैं हेल्प कर रही हूँ अपनी फ्यूचर हस्बैंड और अपने एक्स लवर की, वो भी एक साथ। कितना सिली है ना। ये बात सुनने के बाद फिर जैन उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन हो। यांजी तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर यांजी जैन से कहती है, ये इजी नहीं था, लेकिन मैं हमेशा अपने आप से कहती थी और कोशिश करती थी कि मैं बिलीव कर सकूँ अपनी बातों पे। हालांकि ये जो फीलिंग्स है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है, लेकिन फिर भी ये वो जो है उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा। मेरे पास परफेक्ट फैमिली है जो कि हमेशा मुझसे प्यार करती आई है, लेकिन ईबो के पास सिर्फ और सिर्फ तुम हो इस पूरी दुनिया में। इसीलिए। ये कहते ही यांजी रुक जाती है। फिर वो कुछ सेकंड्स लेने के बाद दोबारा कहती है, चलो हम सब कुछ पास्ट में ही छोड़ देते हैं और आज से अपनी नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। ये कहते ही यांजी अपना हाथ जैन की तरफ बढ़ाती है और जैन यांजी का हाथ दोनों हाथों में ले लेता है।
यांजी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेने के बाद फिर जैन उसे कहता है, थैंक यू सो मच यांजी, हर एक चीज़ के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ कि तुम मेरे साथ इस तरह ट्रीट करो, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया। जैन की बात सुनने के बाद फिर यांजी कहती है, हिम्मत भी मत करना दोबारा ऐसी बात कहने की, समझ गए? मैं तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर समझदार हूँ। एनीवे, मैं यहाँ पर क्यों आ गई, ऑलमोस्ट मैं वो भूल चुकी थी। ये कहते हुए यांजी अपना हाथ अपने बैग के अंदर डालती है और वहाँ से जैन का फ़ोन निकालती है। फिर वो कहती है, ईबो का ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो फ़ोन है उसे कोई हैक कर सकता है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तुम इस वक्त सेफ हो और ये रहा तुम्हारा फ़ोन, तुम अपना फ़ोन फ्रीली यूज़ कर सकते हो। ये बात सुनते ही जैन उसे कहता है, तो फिर ठीक है। फिर यांजी जैन से कहती है, तो फिर चलो सब कुछ ठीक हो गया। ये कहते हुए यांजी अपनी सीट से उठती है और फिर दरवाजे की तरफ चली जाती है। जैसे ही यांजी दरवाजे पर पहुंच जाती है तो वो वापस भागते हुए आती है और अचानक से बैक साइड में आकर जैन को टाइटली हग करती है। फिर वो धीरे धीरे जैन से कहती है, बस लास्ट टाइम। यांजी की बात सुनने के बाद जैन यांजी के बालों को प्यार से पैटेट करता है। फिर यांजी जैन से कहती है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों ने इस तरह बात की। चलो आज हम दोनों ने प्रॉपरली अपने रिलेशनशिप को गुड बाय कह दिया। और हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगी, लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये कहते हुए जो यांजी है वो अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चली जाती है और जो जैन है वो अपना सर नॉड करते हुए अपने होंठों पे स्माइल लाता है। फिर यांजी जैन से कहती है, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि कितने सालों के बाद फिर हम दोबारा मिल पाएंगे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब जैन और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता है। जैन को पहले से ही पता है कि उसे कोई भी कॉल नहीं करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है जैन के लिए, लेकिन फिर भी जैन मोबाइल फ़ोन को अपने साथ ही लेकर घूमता है और बार बार हर दूसरे सेकंड वो उस फ़ोन को चेक करता है। तभी अचानक से मोबाइल से एक साउंड बजता है। जैन उसे सुनने के बाद पागलों की तरह रिएक्ट करता है। फिर जैन सोचता है, क्यों नॉर्मल कपल्स की तरह हमारी कोई फोटोग्राफ नहीं है जिसे मैं देख सकता और अपना टाइम स्पेंड करता। हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी ही होती है। हमारे इस रिलेशनशिप में भी हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी ही हो रही है। जैन फिर अपने रूम में इधर उधर घूम रहा था और फिर अपने दिमाग में प्लान बनाता है। तभी उसके दिमाग में उस लड़की का ख्याल आता है, जो लड़की हमेशा जैन के लिए खाना लेकर आती है। फिर जैन उसका इंतज़ार करता है और जैसे ही टाइम हो जाता है और वो लड़की रूम के अंदर खाना लेकर आती है, तभी जो जैन है उसे देखने के बाद जैन अपने होंठों पे एक स्वीट सी स्माइल आता है। जैन के होंठों की स्माइल देखकर वो लड़की ब्लश करती है। तभी जैन प्यार से उस लड़की से कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी ब्यूटीफुल गर्ल? एक्चुअली ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेट की। जैन की बात सुनने के बाद फिर वो लड़की जैन से कहती है, लेकिन आपकी गार्ड्स ने कहा है कि आपको वो यूज़ ना करने दे। तो जैन उसे जवाब में कहता है, क्या ऐसा है? क्या मैं कोई कैदी हूँ? मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे किसी जंगल में बंद कर दिया गया है। प्लीज़ मुझे बस न्यूज़ देखनी है ताकि मेरा टाइम स्पेंड हो सके। प्लीज़ बोलो ना, पासवर्ड मुझे बोलो ना प्लीज़। वो लड़की फिर हेजिटेट होकर जैन से कहती है, लेकिन अभी वो बोल ही रही थी। इतनी देर में ही जैन उसके करीब आता है। फिर उससे कहता है, अगर तुम मुझे पासवर्ड दोगी तो मैं तुम्हारे गालों को किस करूँगा। ये कहने के बाद अभी जैन को ख्याल आता है कि ईबो ने उससे कहा था कि अगर जैन ने कोई भी डर्टी गेम खेला तो ईबो उसे पनिश करेगा। फिर जैन सोचता है, डैम्ड, अब मैं क्या करूं? चलो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। बाद में मैं ईबो को लिप बाइट करने दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। जैन की किसिंग वाली बात सुनकर वो लड़की जैन से कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है। वो लड़की अपना सर हाँ में नॉड करती है और फिर जो जैन है वो उसकी गालों को किस तो नहीं करता, लेकिन हाँ उसकी गालों को पिंच ज़रूर करता है। फाइनली वो लड़की फिर जैन को पासवर्ड दे देती है और जैन गहरी सांस लेता है, फिर उसका शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो जैन भागता हुआ सोफे के ऊपर जंप करता है और फिर सोफे के ऊपर बैठने के बाद लॉग इन करता है। जैसे ही जैन न्यूज़ देखता है
एज यूजुअल जो कि जैन ने एक्सपेक्ट किया था, न्यूज़ पे सबसे पहला नाम वांग्स का ही आता है। वांग का नाम देखते ही जैन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, तो उसका जो हाथ है वो शेकिंग करना शुरू करता है। फिर अपने कांपते हुए हाथों से ही जैन वीडियो को स्टार्ट करता है और न्यूज़ में बताते हैं कांग्रेसमैन जो कि पॉलिटिशियन है, जिन्हें अनलिमिटेड सपोर्ट मिला है अपने सपोर्टर्स का, जिन्होंने कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया, हर कोई आज उनकी वजह से शॉक में आ गया है, क्योंकि शो के मिडल में ही अचानक से एक बड़े से स्क्रीन पर उनके बेटे वांग यीबो का एक इंटरव्यू दिखाया गया है और उनके बेटे ने उस वीडियो के दौरान अपने फादर की एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें वो अपने वोटर्स के साथ वोटिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिस्कसेबल और काफ़ी ज़्यादा शेयरेबल टीवी सोशल मीडिया पे बना हुआ है। लोग जो कि पहले कांग्रेसमैन वांग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनकी रेस्पेक्ट करते थे, आज हर तरफ से उन्हें बस हेट कमेंट्स ही मिल रहे हैं। कांग्रेसमैन वांग की जो पॉलिटिशियन रेट था और उनका जो कॉरपोरेशन स्टॉक्स है वो तेज़ी से गिर रहे हैं। अभी तक कांग्रेसमैन वांग अपीयर नहीं हुए हैं और ना ही वांग यीबो जो कि उनके बेटे हैं, उनके बारे में कुछ पता चला है। वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं, किसी को कुछ खबर नहीं। जैन जैसे ही ये न्यूज़ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है, क्यों यीबो, क्यों तुमने मेरे स्टेप्स को रिपीट किया? तुम्हें पता है ना ये कितना डेंजरस है, तुम्हारे फादर कितने मर्सीलेस है। ये कहने के बाद फिर जैन स्क्रीन की तरफ देखता है जहाँ पर यीबो का जो फेस है उसी दिखा रहे थे। उसके बाद जो जैन है वो प्ले बटन को टैप करता है और वहाँ पर यीबो की वीडियो चलाई जाती है। उस वीडियो में यीबो इंटरव्यू देता है और यीबो कहता है, मैं वांग यीबो हूँ, कांग्रेसमैन वांग का एक लौता बेटा, वो आदमी जिसे हर कोई जानता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दयालु है, गरीब लोगों की मदद करता है, वो आदमी जो हमेशा कोशिश करता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, फिर चाहे उन्हें अपनी पूरी दौलत ही क्यों ना निछावर करनी पड़े। ये कहने के बाद यीबो फिर अपने सर को शेक करता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, बेवकूफ़, नॉनसेंस, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। आप लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों की तरफ से। मेरे प्यारे सिटीजन्स, पहले तो मैं बस सिर्फ एक जवान डिसेंट आदमी था, आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं तो बस, ये कहते ही यीबो रुक जाता है। यीबो की आंखों में दर्द छलकता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यीबो हल्का सा रोना शुरू करता है। फिर वो कुछ सेकंड्स के बाद कहता है, मैं तो बस एक बेवकूफ़ हूँ जिसे सब कुछ पता था कि ये लोग कितना गंदा काम करते हैं, लेकिन चुपचाप बस देख रहा था तब तक जब तक मैंने अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाई, उनके खिलाफ ना गया। तभी जो रिपोर्टर है यानी कि मिस्टर ली, वो यीबो से कहता है, चलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। मेरा मतलब है आपके फादर के पास्ट को लेकर। मैं जानता हूँ कि आपके जो फादर है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने सपनों को पूरा करने की, लेकिन हमें बस इतना ही पता है। तो यीबो उनसे कहता है, हाँ, वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में बस एक ही काम किया है, वो था मेरी मॉम को पटाने का काम, क्योंकि जो मेरी मॉम है वो एक अमीर बाप की बेटी थी। शुरुआत से ही मेरे डैड चाहते थे कि उन्हें ईजिली पैसा मिले, पावर मिले। जब उन्होंने मेरी मॉम से शादी की, शादी के बाद ही उन्हें पैसा मिल गया और उन्होंने इनलीगल काम करना शुरू कर दिया। जो आप इमेजिन कर सकते हो ना, वो सारे इनलीगल काम। मेरे डैड यानी कि वांग यीबो के फादर, उन्होंने करप्शन, ड्रग डीलिंग, ट्रैफिकिंग, लोगों को बेचना, यहाँ तक कि मर्डर भी किए। तो तभी जो रिपोर्टर है वो यीबो से कहता है, आपकी फैमिली। यीबो जवाब में उनसे कहता है, उन्हें आप स्नेक नेस्ट कह सकते हो। अरे नहीं 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 नहीं, स्नेक नेस्ट नहीं, ये तो स्नेक्स की इंसल्ट हुई। मेरी फैमिली जो कि दुनिया के सामने शो करते रहते हैं कि वो रियल में है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है, जब मेरी मॉम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जब मैं उनके पेट में था, पहली चीज़ उन्होंने पता है क्या ऑर्डर की थी? वो ये था कि उन्हें एबॉर्शन करना है। लेकिन मेरी मॉम की हेल्थ ठीक नहीं थी,
और उस कंडीशन में मेरी मॉम अबॉर्शन नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता। ये देखकर मेरे डैड भी काफ़ी ज़्यादा डर गए कहीं उनके पैसा बनाने की मशीन उनके हाथ से न छूट जाए, इसलिए उन्होंने मुझे अपने अंडर ले लिया। और तब से लेकर आज तक मुझे बस बताया जाता है कि मेरा जो जन्म हुआ है, मेरे जन्म से कोई भी खुश नहीं हुआ था, और अगर मैं मर भी जाऊँ ना, मेरे मरने पर कोई रोएगा भी नहीं, जैसे कि मैं कभी था ही नहीं। उन दोनों ने काफ़ी कोशिश की, उन दोनों ने हमेशा अपना बेस्ट दिया कि वो मुझे अपने जैसा ही बनाए। ये कहने के बाद ही वो अपनी सीट से उठता है और फिर अपनी शर्ट की जो बटन है उसे ओपन कर देता है। फिर वो अपनी शर्ट को टेक ऑफ करता है। फिर वो अपनी बैक साइड को कैमरा की तरफ दिखाता है। कैमरा में ईबो अपनी बैक पे लगे हुए सारे निशान दिखाता है कि उसको कितना टॉर्चर अभी तक किया गया। जैसे ही जैन ये देखता है तो वो अपनी आंखें बंद करता है। हालांकि जैन ने ये पहली बार नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी जैन उन्हें देखकर दोबारा डर गया था और जैन जो है वो रोना शुरू करता है। फिर जैन सोचता है, मुझे इस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए ईबो। तभी ईबो वीडियो में कहता है, आपको क्या लगता है जो शख्स अपने बेटे अपने खून के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है वो क्या आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा? जो शख्स दूसरों की तकलीफें, दूसरों को सफ़र करते हुए देखकर खुश हो जाता है, क्या वो आप लोगों की तकलीफों को आपके जख्मों पे मरहम लगाएगा? मैं जानता हूँ इसका जवाब ना ही है। हमारी सोसाइटी को चाहिए ऐसा शख्स जिस पे हमारी सोसाइटी भरोसा करती है, जो कि बिल्कुल हम जैसा हो। जो शख्स मेरे डैड को पसंद करते हैं, उनके कलीग्स को पसंद करते हैं, उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने बस उन्हें दिया ही है। आप लोगों को क्या लगता है जो लोग मेरे डैड के अंदर काम करेंगे, आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी कंट्री को बेटर करेंगे? नहीं, वो बस गंदी तरीकों से पैसा कमाएंगे और मेरे डैड को फायदा होगा। आपके कीमती बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां, जिन्हें आप गवर्नमेंट के अंडर रखेंगे ताकि वो अच्छे से एजुकेट होकर डिसेंट जॉब करेंगे, एक्चुअल में क्या होगा कि वो लोग हमेशा हार्ड वर्क ही करेंगे और हाई प्रॉफिट ये लोग लेंगे। इतना ही नहीं है, मैं तो दुआ करता हूँ कि जो डीप सीक्रेट है ना उस पर भी रोशनी पड़े। तभी जो रिपोर्टर मिस्टर ली है वो ईबो से कहता है, आप कुछ और कहना चाहते हैं? तो ईबो उससे कहता है, हाँ चलिए, सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, मेन प्रॉमिस जो मेरे डैड ने किया था वो था कि वो इस कंट्री से LGBT को हमेशा के लिए हटाएंगे। LGBT का यहाँ पर मतलब है लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर के लोग। फिर ईबो कहता है, मुझ पे भरोसा करिए, ये सबसे बड़ी मजाक की बात है। मेरे डैड ने सबसे पहले हमारी सोसाइटी का जो सेंसिटिव पॉइंट है ना उसे रेज किया और फिर उस सब्जेक्ट को अच्छे से इस्तेमाल किया और पॉपुलर हो गए। उसके बाद ईबो एक और वीडियो को चलाता है जो कि जैन ने लिया था। आप लोगों को याद होगा जैन ने एक बार ईबो का वीडियो लिया था, ये वही वीडियो ईबो चलाता है। जैन जैसे ही ये देखता है तो वो नोटिस करता है, जैन का चेहरा देखकर ईबो के जो होंठों पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। फिर जैन सोचता है, मैं जानता हूँ ईबो, तुम इस वक्त मुझे मिस कर रहे हो, कहाँ हो माय लव। तभी ईबो कहता है, क्या आप लोग जानते हो इस वीडियो में मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी और ना ही इस वीडियो में कोई मुझे ज़बरदस्ती लाया था। शुरुआत से ही मैं एक गे था और उन्हें अच्छे से पता था। यही नहीं है, अभी और भी बातें हैं। मेरा जो फर्स्ट पार्टनर था ना वो मेरे डैड ही मेरे लिए लेकर आए थे। मैं हमेशा से आज्ञाकारी बच्चा ही था और कोई भी गलत काम जो कुछ भी मैंने किया मुझे उसके लिए कभी भी मनाही नहीं की गई थी। ईबो वीडियो में बोलता रहता है, जैन सुन रहा था, जो कि जैन को स्टार्टिंग से ही पता था, लेकिन फिर भी ईबो की बात सुनकर जैन दोबारा सरप्राइज हो जाता है। फिर जैन सोचता है ईबो बस 24 ईयर का ही है और उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं। वीडियो के आखिर में ईबो कैमरा की तरफ देखता है और फिर अपने सर को 4-5 बार बोट डाउन करता है और फिर कहता है, मैं जानता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही धोखा दिया था और मैं दुआ करता हूँ कि एक दिन मुझे मौका मिलेगा, मैंने जितने भी गंदे काम किए हैं कि उसकी मुझे माफ़ी मिले।
और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँ। ये बात सुनने के बाद जैन और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाता। वो अपनी सीट से उठता है, फिर वो अपने माथे को रब करता है। फिर जैन सोचता है, अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। सोचते सोचते जैन के जहन में सबसे पहला नाम आता है लिफिन का, जो कि सेक्रेटरी थी। फिर जैन डिसाइड करता है कि वो ऑफिस चला जाएगा। जैन फिर दरवाजे की तरफ चला जाता है। जैसे ही जैन दरवाजे के पास पहुंचने वाला होता है, तभी जैन के फ़ोन पे साउंड बजता है। तो जैन नोटिस करता है कि उसकी आंटी का नंबर था, लेकिन जैन आंटी को मैसेज बैक करके कहता है कि वो उन्हें बाद में कॉल करेगा, और फिर रूम से बाहर जल्दी ही चला जाता है। जैसे ही जैन रूम से बाहर चला जाता है, तभी एक बॉडीगार्ड जैन से कहता है, मिस्टर जैन, आप कहाँ जा रहे हो? तो जैन जवाब में उसे कहता है, डाइनिंग रूम जा रहा हूँ, मुझे कुछ खाना है और मुझे कुछ पीना है। तभी जो गार्ड है वो जैन से कहता है, लेकिन अभी गार्ड कह ही रहा था। जो जैन है उसकी तरफ फिर वो गुस्से से देखता है। गार्ड कुछ नहीं कहता है, बस जैन को चुपचाप फॉलो करता है। किचन में जाने के बाद जैन सबसे पहले काउंटर के ऊपर बैठ जाता है। कुछ मिनट जैन वहीं पर बैठा रहता है। तभी जो गार्ड है वो किसी के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और जैन को मौका मिलता है कि वो वहां से फरार हो जाए। जैन किचन से फरार हो जाता है और बैक डोर से निकल जाता है। वहां से जाने के बाद जैन सबसे पहले टैक्सी को रोकता है और टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। जैन जैसे ही टैक्सी से बाहर चला जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वो भीड़ से होते हुए अपनी ऑफिस की तरफ चला जाए। लोग जो जमा हो गए थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। वो लोग वहाँ कॉर्पोरेशन के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे थे और गालियाँ दे रहे थे। उनके हाथों में जो कुछ भी था वो बिल्डिंग के ऊपर फेंक रहे थे। ये देखकर जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके जैन फाइनली डोर तक पहुंच जाता है। फिर वो अपना एम्प्लॉय कार्ड दिखाता है और फिर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है तो वो लीफी को नोटिस करता है। लीफी जैसे ही जैन को देख लेती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। लीफी का चेहरा पीला पड़ते हुए देखकर जैन गैस कर लेता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तभी जो लीफी है वो जैन से कहती है, हाँ जैन, तुम काम पे वापस आ गए? मैं कितनी सरप्राइज हो गई। ये कहते हुए लीफी अपने होंठों पे ज़बरदस्ती स्माइल आती है, लेकिन जो जैन है वो इमीडिएटली लीफी से कहता है, हीबो कहाँ पर है? तो लीफी जवाब में जैन से कहती है, मुझे ऐसा लगता है वो यहाँ से चले गए। तो जो जैन है वो लीफी से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है वो यहाँ से चले गए? मैं श्योर हूँ तुम भी उस मीटिंग में थी। जब वो वीडियो चलाया गया उसके बाद क्या हुआ? तभी जो लीफी है वो जवाब में जैन से कहती है, वो चले गए वो यहाँ से चले गए। लीफी ये बार बार कहती है। ये देखकर जो जैन है वो अपना पेशेंस जो है उसे लूज करता है। फिर वो गुस्से से लीफी का जो हाथ है उसे रफली टाइट करता है और फिर अपने दांतों को दबाकर लीफी से कहता है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? मैं ईवो को अच्छे से जानता हूँ, वो बिना मेरे यहाँ से नहीं जाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए बिना मेरे वो यहाँ से जाएगा नहीं। अब क्या तुम मुझे बताओगी या नहीं? उसने एक प्लान बनाया था जो कि अच्छे से चल रहा था। ईबो ने कुछ रिकॉर्डिंग्स मुझे दी थी जो कि मिस्टर वांग के इलीगल एक्शन के रिलेटेड था। साथ ही साथ उसमें एक नए ड्रग के बारे में बताया गया था। तो जैन कहता है, तो तभी लीफी कहती है, मुझे बस उस वीडियो को अपलोड करना था और पुलिस को सेंड करना था, और जो ड्रग के बारे में मैंने कहा उस ड्रग को मुझे मिस्टर वांग के कैबिन में छुपा देना था। और इसी मोमेंट में जब पुलिस मिस्टर वांग से पूछताछ करती, यही एक टाइम था जब ईबो आपके पास आता और आपके साथ यहाँ से चला जाता। लीफी की बात सुनने के बाद फिर जैन लीफी से कहता है, तो फिर क्या हुआ? लीफी कुछ नहीं कहती है। उसका जो एक्सप्रेशन था वो चेंज हो जाता है। ये देखकर जैन समझ गया था लीफी का जो एक्सप्रेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी है। तो फिर जो जैन है वो लीफी से कहता है, मुझे फिर भी तुम पर अभी भरोसा नहीं है। ज़रूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। मुझे जवाब दो, अभी के अभी। डैम, मुझे जवाब चाहिए। तो लीफी जैन से कहती है, मुझे माफ़ करो जैन, जब ईबो ने मुझे फ़ोन किया था तब मिस्टर वांग ने ईबो का कॉल देख लिया था। ईबो को कॉल आते हुए देखकर मिस्टर वांग को शक हो गया था। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था, इसलिए सब कुछ सारे एविडेंस मैंने मिस्टर वांग को दे दिए, जो कुछ भी ईबो ने मुझे दिया था।
इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो, प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।